Rahim. Assalamu alaikum. The topic which we discuss is the quality control in some industries. अब हम कुछ आउटलाइंस देख लेते हैं कि हम इस टॉपिक के अंदर क्या मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्वालिटी एक्चुअली में होती क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, और इसके अलावा नीड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे। और कुछ इंडस्ट्रीज़ में हम क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग ये देखेंगे, जिसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री और इसके साथ साथ हम लोग शुगर इंडस्ट्री को भी देखेंगे कि इसमें हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले जी हमारे पास क्वालिटी, हम देखेंगे क्वालिटी होती क्या है। क्वालिटी रेफर्स टू द सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स एंड द प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ की, कोई भी चीज़ हो, हम उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी देखते हैं। तो क्वालिटी एक्चुअली में होती क्या है कि वो एट्रीब्यूट्स और या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती हैं। इसमें उस प्रोडक्ट की तमाम करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो वो चीज़ जो है, जो कि वो प्रॉपर्टीज़, वो करैक्टरिस्टिक्स जो कि एक प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारे पास होती है क्वालिटी। अब क्वालिटी में जो जो करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो कि जनरली एक्सप्रेस्ड करते हैं, आमतौर पर करैक्टरिस्टिक्स में जो जो चीज़ें देखी जाती हैं उसमें हमारे पास आ जाती है लेंथ, आ जाती है विड्थ, आ जाती है कलर, आ जाता है उस प्रोडक्ट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, आ जाती है और परफॉर्मेंस आ जाती है। तो ये वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिस्क्राइब करती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि इसके अंदर वो तमाम करैक्टरिस्टिक्स या खसूसियात आती हैं जो कि किसी भी फूड प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम लोग इधर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ डिफाइंड द सम ऑफ ऑल दोज एट्रीब्यूट्स विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस पॉजिटिवली और नेगेटिवली ऑन आवर फूड प्रोडक्ट। तो इसमें वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट्स में हम लोग क्या देखते हैं, क्वालिटी की डेवलपमेंट देखते हैं, क्वालिटी की मेंटेनेंस देखते हैं। इसके अलावा हम लोग जो चीज़ें हैं उनकी क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि वो कितनी बेहतर हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इकोनॉमिकल प्रोडक्शन। ठीक है, कि हमें कितने, वो जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी इकोनॉमिकली वो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, वो कितना मुआशी तौर पर फ़ायदा पहुंचा रही है। इसके अलावा आ जाती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तभी हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट होगी। अदरवाइज़ जो है, अगर कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं होगा तो हमारी जो है वो प्रमोट नहीं होगी। तो इसलिए जो है क्वालिटी कंट्रोल अगर बेहतर होगी तो ही हमारा जो है कस्टमर जो है वो भी सेटिस्फाइड होगा। इसके अलावा हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं डिफ़ेक्ट्स को। हम लोग इसमें जो है डिफ़ेक्ट्स जो आ रहे होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, उनको कम करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम लोग उन डिफ़ेक्ट्स को डिटेक्ट करते हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हम लोग उन डिफ़ेक्ट्स को डिटेक्ट करने की बजाय हम लोग उनको प्रिवेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास नीड फॉर क्वालिटी, कि हमें इस क्वालिटी कंट्रोल की ज़रूरत क्यों होती है। इसमें हमारे पास रहते हैं इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और इसके अलावा रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कि हम लोग अपने जो प्रोडक्ट है उसको इस तरह से तैयार करें कि उसके अंदर जो रिपेयर करने की ज़रूरत है वो कम से कम पड़े। ठीक है, और इसके अलावा इंक्रीज़ लॉयल कस्टमर बेस, मतलब कि वही के कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होनी ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट होगी उतना ही ज़्यादा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा। और इसके अलावा बेटर प्रॉफिट्स, के हमें जो है वो इससे फ़ायदा भी उतना हो, और फ़ायदा तभी होगा जब क्वालिटी जो है वो चीज़ की अच्छी होगी। और वो क्वालिटी कंट्रोल इसलिए ज़रूरी है कि जितनी किस चीज़ की प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा बेटर प्रॉफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है क्वालिटी कंट्रोल इन सम इंडस्ट्री, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो किसी भी इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल का जो प्रोसीजर है उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। इंस्पेक्शन फॉर कॉम्प्लियंस मस्ट बी परमिटेड, मतलब कि जो प्रोडक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं उसका पूरा चेक एंड बैलेंस हो, मुकम्मल तौर पर उसे चेक किया जाए। इसके अलावा ऑल पर्सनस मस्ट एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू देयर ड्यूटी।
जो उधर काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में लोग वर्कर्स वो मुकम्मल तौर पर उनकी जो एजुकेशन है वो हो, इसके अलावा ट्रेनिंग हो, उनका मुकम्मल तौर पर एक्सपीरियंस हो, और वो जो अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं वो उनकी एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस को देखते हुए उनको दी जाए। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये कि हमारे पास एक सफिशेंट स्टाफ होना चाहिए जिसकी प्रॉपर क्लॉथिंग हो, ताकि हम लोग प्रोडक्ट जो या जो सैंपल जो हम लोग तैयार कर रहे हैं वो कंटेमिनेशन से बच सके। इसके अलावा स्टडी डायरेक्टर जो है मस्ट एस्टेब्लिश अ क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट, के स्टडी डायरेक्टर जो है उसको जो है QAU क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट भी एक कायम करना चाहिए, जो कि सारे जिसके पास सारा जो है बायोडाटा हो जो काम साथ साथ हो रहा है। उसके अलावा स्टडी डायरेक्टर मस्ट हैव अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस एंड चेक ऑल प्रोटोकॉल्स आर फॉलोड, कि जो स्टडी डायरेक्टर है उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसको मुकम्मल तौर पर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और जो चेक एंड बैलेंस हो ऑल प्रोटोकॉल्स का। फैसिलिटीज़ मस्ट बी अवेलेबल फॉर हैंडलिंग एंड टेस्टिंग। इसके अलावा जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ मुकम्मल फैसिलिटीज़ जो हैं वो दस्तयाब हों हैंडलिंग के, किस तरह जो हमारे पास सैंपल है उसको हैंडल करना है, किस तरह से उसकी टेस्टिंग करनी है। इसके अलावा अ रिटन प्रोटोकॉल इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी फाइनल रिपोर्ट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन। एक जो रिटन जो डाटा है वो हमें करना लिखना होता है, हमें हमारे लिए ज़रूरी होता है, जिसमें हमने अपने जो जो हम लोगों ने काम किया है, जिस तरह से हम लोगों ने प्रोडक्ट तैयार किया है, जिन जिन स्टेप से गुजरे हैं वो तमाम स्टेप्स की इंफॉर्मेशन उसके ऊपर मौजूद हो, ताकि वो एक रिकॉर्ड की सूरत में हमारे पास हो। इसके अलावा जो है डिस्क्वालिफिकेशन में रिजल्ट इन नॉन एक्सेप्टेबल ऑफ डाटा, और अगर कोई प्रोडक्ट या सैंपल के अंदर कुछ थोड़ा सा भी फ़र्क है या कुछ भी ऐसा है कि तो फिर वो जो डाटा है वो हमारे पास जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि क्वालिटी कंट्रोल जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में कैसे कैसे की जाती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी कंट्रोल इन सम इंडस्ट्री। क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर क्या है कि हम लोग कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं और ये देखते हैं कि जो उसकी एक्सपेक्टेशन है वो अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स हों, ठीक है। और इसके अलावा आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये इसके अलावा जो है हम लोगों ने ये देखना होता है कि जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है वो ग्रांटेड हो और पैरामीटर के अकॉर्डिंग हो। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग देखते हैं जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो एक्सपीरियंस्ड हो, सेंट्रलाइज्ड हो क्वालिटी एश्योरेंस हैंडबुक से, मतलब कि ये कि जो हम लोगों ने ऑल ओवर प्रोसीजर किया है वो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बुक के अंदर उससे बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर रहा हो, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डोमेन होती है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल होता है, और सेकंड में हम लोग जो है वो किस तरह से एनालाइज़ करते हैं, फिज़िकल और केमिकली एनालाइज़ करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। अब हम माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल किस तरह करते हैं, फ़िज़िकल और केमिकल एनालिसिस किस तरह करते हैं इनके, वो हम देख लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हम लोग इस तरह से करते हैं कि रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर साफ़ हो, बैक्टीरिया फ्री हो, ताकि जो कोई भी बैक्टीरिया है वो किसी भी प्रोडक्ट या जो सैंपल है हमारे पास उसको अफेक्ट ना कर सके, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट ना कर सके, क्योंकि अगर वो प्रॉपर्टीज़ पे अफेक्ट करेगा तो हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहेगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि जो हमारे पास जो हमने रॉ मटेरियल लिया है वो मुकम्मल तौर पर साफ़ और बैक्टीरिया फ्री हो, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग डिफरेंट जो है प्रिजर्वेशन करते हैं ताकि अपनी प्रोडक्ट को सेफ़ रखने के लिए बैक्टीरिया से, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो और बैक्टीरिया फ्री हो हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एनालिसिस, कि हम लोग जो है फ़िज़िकल और केमिकल एनालिसिस किस तरह से करते हैं प्रोडक्ट का। अच्छा, फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज़ करते हैं हम लोग क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, जैसे कि HPLC है, हम लोग इसके थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को या उसकी प्रॉपर्टीज़ को फ़िज़िकल और केमिकली एनालाइज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो फाइनलाइज़ करते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, कि हम लोगों ने किस प्रोसीजर से इस चीज़ को तैयार किया है।
वो सारा जो है वो हम लोग उसको फाइनलाइज़ करते हैं उस प्रोसीजर को। उसके बाद हम लोग जो है वैलिडेशन करते हैं मेथड की कि जो मेथड हमने यूज़ किया है वो वैलिड है भी या नहीं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या है कि स्टेबिलिटी एंड प्रिजर्वेटिव स्टडी टू कंट्रोल प्रोडक्ट को जो है कंट्रोल जो है हम लोग किस तरह कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव स्टडी का पता हो हमें, उसकी स्टेबिलिटी का पता हो कि हम लोग जो प्रोडक्ट तैयार किया है या तैयार कर रहे हैं उसको हम लोग किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रिजर्वेटिव स्टडी का पता होना चाहिए उसकी। क्वालिटी एश्योरेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट है वो उसका हो जहाँ सारे स्टेप्स और सारे प्रोसीजर्स का पता हो। इसके अलावा ISO सर्टिफाइड स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है उसको फॉलो किया जाता है। ISO जो है वो ISO क्या है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री के। फूड इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्वालिटी कंट्रोल किस तरह करते हैं। हम दो तरह से इसकी 2 स्टेजेस हैं जिसमें हम करते हैं कंटेमिनेशन का रिस्क होता है उसको प्रिवेंट करते हैं, और दूसरा हम लोग करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन एंड द सेकंड वन इज़ द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट। अब हम इनको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग कंटेमिनेशन से बचाने के लिए हम लोग किस तरह प्रिवेंट करते हैं फूड को। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंटेमिनेशन के रिस्क से किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो डिफरेंट इंडस्ट्री में जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो फूड की कंटेमिनेशन का, जो हमारी प्रोडक्ट है वो कंटेमिनेट हो जाती है। तो जब वो कंटेमिनेट हो जाती है तो ऑब्वियसली वो ह्यूमन हेल्थ पे भी असर डालती है। तो हम लोग उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंश्योरेंस एक न्यू सेटअप है, ठीक है, जिसने एक सेटअप तैयार किया है जिसको हम कहते हैं HACCP, जिसको हम इसकी एब्रीवेशन है हैज़र्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन से प्रिंसिपल आ जाते हैं। HACCP के डेवलप करता है 7 प्रिंसिपल किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कंडक्ट हैज़र्ड एनालिसिस है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग फूड की कंटेमिनेशन के दौरान हम लोग उन पॉसिबल पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं जहाँ कहीं भी चांस हो फूड के या चीज़ों के कंटेमिनेट होने का। तो हम लोग उन पॉइंट्स को जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं कंडक्ट हैज़र्ड एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स वो होते हैं कि जो हमने ऊपर देखा कि कंडक्ट हैज़र्ड एनालिसिस में वो पॉइंट्स जो होते हैं जिधर ख़तरा होता है कंटेमिनेशन होने का, हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स के अंदर उन पॉइंट्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं, और हम उन्हीं पॉइंट्स को जहाँ जहाँ ख़तरा होता है कंटेमिनेशन का हम उनको जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो ये होता है क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट CCPS। उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल इसका ये है कि इस्टेब्लिश कर लेते हैं हम लोग एक क्रिटिकल लिमिट्स, मतलब हम लोग एक रेंज सेट कर लेते हैं कि उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट से अगर ज़्यादा होगा तो भी फूड के प्रोडक्ट के ऊपर इफेक्ट करेगा, और अगर उससे कम होगा तो तब भी वो इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हम लोग जो है कुछ रेंज सेट कर लेते हैं कि इधर से लेके इधर तक ही हम लोगों ने उस प्रोडक्ट को तैयार करना है, इससे ज़्यादा या कम नहीं होने देना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो है स्टेज विद इन इट्स लिमिट्स। इसका मतलब ये है कि जो हमने ऊपर लिमिट सेट की हैं हम लोगों ने उनको फॉलो करना है, उनको फुलफ़िल करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास एस्टेब्लिश करेक्टिव एक्शंस, मतलब कि हमारे पास जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट है वो ऑब्जर्व करता है होल प्रोसीजर को, और वो देखता है कि अगर कोई भी काम अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स नहीं हो रहा तो वो उसके ख़िलाफ़ जो है वो करेक्टिव एक्शन लेता है और इंश्योर करता है और कि ह्यूमन हेल्थ को, ताकि जो है वो ह्यूमन हेल्थ पे कोई इससे इफ़ेक्ट ना पड़ सके। उसके बाद जो है एस्टैब्लिश इफ़ेक्टिव रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर, कि जो हमने ऊपर ओवरऑल प्रोसीजर किया उसका हमारे पास एक रिकॉर्ड हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कि एस्टैब्लिश प्रोसीजर फॉर वेरीफाइंग, कि जो हमने ऊपर सारा प्रोसीजर किया उसको वेरीफाई किया जाए, उसके ऑल स्टेप्स को देखा जाए, ठीक है। तो ये है हमारे पास वो प्रिंसिपल जो कि हैज़र्ड एनालिसिस में जो है वो डेवलप किए गए हैं।
अच्छा, उसके बाद है कि हम लोग फूड इंडस्ट्री में प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस तरह कंट्रोल करते हैं कि व्हेन यू वांट टू कंट्रोल फूड, जब हम लोगों ने किसी भी फूड की एनालिसिस करनी हो तो हम लोग इसकी दो कैटेगरीज को देखते हैं, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल चेक करते हैं और इसके अलावा हम लोग इसका फिजिकली और केमिकली एनालिसिस करते हैं उस फूड प्रोडक्ट का या किसी भी सैंपल का। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। तो हमें किसी भी जो सैंपल हमने लिया है, चाहे वो हम लोगों ने प्लांट से लिया है, तो मतलब ये कि हम लोगों ने अगर प्लांट या किसी भी चीज़ से कोई सैंपल लिया है तो उसके अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, ठीक है, वो बैक्टीरिया फ्री हो और क्लीन हो। अगर वो क्लीन नहीं होगा तो ऑब्वियसली जो है वो कंटेमिनेशन का रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो फूड है वो भी कंटेमिनेट हो जाता है। इसमें एग्जांपल में हमारे पास आता है कि बैक्टीरियोलॉजिकल क्लीननेस ऑफ द वर्क, मतलब कि हम लोगों को बैक्टीरिया फ्री करना है। जो भी हम लोग अगर प्रोडक्ट या जो सैंपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, उसको हमने प्रिवेंट करना है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया फ्री रखना है, जो कि हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर आता है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास फिज़िकल और केमिकल एनालिसिस। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिजिकल और केमिकल एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग जो हम लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं एनिमल से या वेजिटेबल से, उनके अंदर सेवरल प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि पॉसिबल वेरिएशंस होती हैं ड्यू टू चेंज ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से पॉसिबल वेरिएशंस आती हैं, जिनमें हमारे पास मॉर्फोलॉजी चेंज होती है या फिर अमाइनो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, वाइटामिन्स की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है। तो इन चीज़ों की वजह से कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है, जिसकी वजह से जो हमारी प्रोडक्ट है वो भी ठीक से नहीं बन पाती। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग क्वालिटी पे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है क्वालिटी कंट्रोल इन शुगर इंडस्ट्री के। शुगर इंडस्ट्री के अंदर हम लोग क्वालिटी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि डिग्री ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी, के मतलब कि जो हम लोग इतनी इनपुट दे रहे हैं तो क्या हमारी जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में भी इतनी प्रमोट है। इसके अलावा जो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है कि हमारी प्रोडक्ट वो कितनी को अच्छी है। इसके अलावा जो हमारी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो कितनी अच्छी है, कि मतलब कस्टमर जो है वो हमारी प्रोडक्ट जो हम लोग दे रहे हैं वो सेटिस्फाइड है उससे। इसके अलावा हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें वेरिएशन तो नहीं है, वेरिएशन फ्री हो, ठीक है। उसके अलावा जो क्वालिटी ऑफ कंसिस्टेंट, मतलब जो हम ओवरऑल प्रोडक्ट बना रहे हैं वो तमाम की तमाम एक जैसी हो। ये नहीं कि कुछ प्रोडक्ट जो है वो अच्छी हो और कुछ जो है वो कंटेमिनेटेड हो, अच्छी ना हो। तो हमारी ओवरऑल जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो ओवरऑल ही अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, अब हम शुगर का एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन रेट देखेंगे, ट्यूबिडिटी देखेंगे, इसके अलावा प्योरिटी देखेंगे, कलर देखेंगे, ह्यूमिडिटी देखेंगे, एशेस देखेंगे, इसके अलावा रिड्यूसिंग शुगर, पैकेजिंग मटेरियल और स्टोरेज कंडीशन। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग शुगर को एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है एक्सट्रैक्शन रेट। एक्सट्रैक्शन रेट ये है कि जब हम लोग शुगर कैन जूस जो हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी मिल ऑपरेशन के अंदर, तो हमें उसके अंदर जो है जो जूस है उसके अंदर क्लीनिंग करनी होती है, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट करना होता है जूस, और जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग करना होता है। और हम लोग ये देखते हैं कि जो शुगर जूस है उसकी अमाउंट कितनी है प्रोसेसिंग कैन के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टर्बिडिटी ऑफ शुगर जूस। टर्बिडिटी ऑफ शुगर कैन जूस के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले शुगर कैन लिए, उसके बाद जूस उसका बना, और शुगर कैन जूस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो है एफिशिएंसी पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस के लिए हमें उसको रिफ़ाइन करना पड़ता है, हमें उसे साफ़ करना पड़ता है। तो उसके लिए इन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को हम लोग जो है वो रिमूव करते हैं क्लैरिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो क्लैरिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लाइम, एक्टिवेटेड कार्बन और क्लैरिफाइंग एजेंट जो है वो हम लोग शुगर कैन जूस के अंदर डालते हैं, ताकि वो जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स वो उसमें से रिमूव हो जाएं और जो हमारा जूस है वो क्लैरिफाई हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम लोग जो शुगर की प्योरिटी है उसको चेक करते हैं कि वो कितनी पोलराइजेशन है, कितनी वो उसके अंदर जो स्वीटन की कैपेसिटी है वो है। उसके अलावा हम लोग जो सुक्रोज का वेट है वो चेक करते हैं। उसके अंदर हम लोग क्वालिटी ऑफ शुगर को उसको इन्हेंस करते हैं, और 100% ये देखते हैं कि उसके अंदर 100% जो सुक्रोज है वो मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है कलर ऑफ़ शुगर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जो कि एक शुगर की क्वालिटी का एट्रीब्यूट है। और इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग शुगर का साइज़ देखते हैं और शुगर का कलर देखते हैं। ऑलमोस्ट स्मॉल होना चाहिए और वाइट कलर की होनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जो लोग हैं वो भी वाइट शुगर को ही पसंद करते हैं, वाइट कलर को पसंद करते हैं शुगर के। तो इसलिए तो इस तरह से हम लोग जो है वो कलर ऑफ़ शुगर एनालिसिस करते हैं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास ह्यूमिडिटी जो है वो भी शुगर की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट करती है। हम लोग क्वालिटी कंट्रोल को एनालाइज़ कर सकते हैं और ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो 1.1 से 3% तक होना चाहिए। और उसके बाद आता है ऐश जो है वो भी जो है शुगर की क्वालिटी पे इफ़ेक्ट डालती है। इसको भी हम लोग कंट्रोल हमें करना चाहिए कि ये जो है वो ना हो शुगर के अंदर। रिड्यूसिंग उसके बाद हम लोग रिड्यूसिंग शुगर को देखते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। इसके अलावा हम लोग पैकेजिंग को देखते हैं कि पैकेजिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है और वो क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी करती है। पैकेजिंग मटेरियल शुड भी इनर्ट होना चाहिए, गुड अपील होना चाहिए, स्ट्रेस रेजिस्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो उसके अंदर मॉइस्चर बैरियर है वो भी होना चाहिए। स्ट्रेस रेजिस्ट मतलब कि अगर हम हमारी प्रोडक्ट पे कोई स्ट्रेस वगैरह है पड़ता तो वो जो है वो उसके साइज़ पे उसके कलर पे इफ़ेक्ट ना करे। इसके अलावा मॉइस्चर बैरियर भी होना चाहिए कि अगर कोई बाहर से मॉइस्चर या थोड़ा बहुत कोई इफ़ेक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर तो वो भी जो है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर इफ़ेक्ट ना करे। इसके अलावा स्टोरेज आ जाती है जो कि मेरा लास्ट पॉइंट है कि जो अगर पुअर स्टोरेज होगी तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जो है वो गुड सैनिटाइज स्टोरेज कंडीशन होनी चाहिए ताकि गुड कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट हो सके। सो ये था टॉपिक जिसमें हम लोग जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कंट्रोल करते हुए जो है वो अपनी प्रोडक्ट या सैम्पल को तैयार करते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई टॉपिक। थैंक यू।